स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टूडेंट आज की जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट आज मैं बात करूंगा लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में और उनका मैं उत्तर सहित भी लिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं उनका उत्तर भी लिखाऊंगा और आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न भी बताऊंगा जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे तो उन प्यारे बच्चों के लिए जो क्लास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो बच्चे इस क्लास को अवश्य देखें। जिन बच्चों का टारगेट है 2024 में 95+ लाने का, ठीक है, तो वो बच्चे इस क्लास को अवश्य देखें। पता नहीं इसमें कौन से 2 से 3 प्रश्न है जो आपके पेपर में आ जाएं। तो आज के इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, आपके साथ उनका भी थोड़ा फायदा हो। अब बात करते हैं 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए सबसे पहला देखिए मेरा प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से किन्हीं 2 का परिचय देते हुए उनके योगदान का वर्णन करो। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न जब आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से किन्हीं 2 का परिचय देते हुए उनके योगदान का वर्णन करो। अब यहाँ पर इस प्रश्न से रिलेटेड आपसे यहाँ पर देखिए 3 स्वतंत्रता संग्रामी है। नंबर का ऑप्शन दिया रानी लक्ष्मीबाई, नंबर का ऑप्शन दिया है बेगम हजरत महल और नंबर का ऑप्शन दिया है रानी अवंतीबाई। आप लोगों को बताने कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से किन्हीं 2 का परिचय देते हुए, मतलब कि जब भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था तो उसमें से किन किन लोगों ने भाग दिया था, किन किन लोगों ने योगदान का वर्णन किया था, ठीक है, तो उनका हमें योगदान का वर्णन करना है। तो अब हम बात करते हैं। अब ये देखिए प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है और या फिर हमसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रश्न हमसे 3 तरह से पूछा जा सकता है। आपको बोर्ड जो है आपको भ्रमित कर सकता है, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है या फिर इस तरह से भी, ठीक, या फिर इस तरह से, लेकिन उसका जो आंसर होगा इस तरह से देंगे भी, जो हम बताएंगे कि 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 प्रमुख नेताओं के जीवन एवं उनके कार्यों का वर्णन करो। या फिर आप लोग रानी लक्ष्मीबाई का लिख दें या बेगम हजरत महल या रानी अवंतीबाई का लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करवाते हैं। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग जब अपनी किताब में देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो आप लोग किताब से याद करेंगे, किताब से जो आप याद करेंगे आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा है सरल भाषा में लिखा है ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए, है ना। और किताब में जो लिखा है स्टूडेंट वो बहुत ही कठिन भाषा में लिखा है, आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं सारे के सारे प्रश्नों को बिल्कुल सरल भाषा में लिख कर आया हूं ताकि आप लोग जब पेपर देने जाएं तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो बात करते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की महारानी थी। अब हम प्रश्न को उत्तर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बात करेंगे जो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी ये कौन थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी के जो राजा हुआ करते थे गंगाधर राव, उनकी महारानी थी। फिर बात करते हैं कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हो गई। अब जो गंगाधर राव जो थे तो उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु 1857 में हो गई। फिर और आगे बात करते हैं कि अपनी पति की मृत्यु के बाद, जब गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई तो अपनी मृत्यु के बाद, तो अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दामोदर राव कौन था, दामोदर राव एक छोटा सा बालक था, ठीक है, छोटा सा बालक था दामोदर राव, उस छोटे से बालक का नाम था। तो नाम के एक बालक को गोद ले लिया इन्होंने। महारानी लक्ष्मीबाई जी ने क्या किया कि एक छोटे से बालक को गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासनकार आरंभ कर दिया और उसे पुत्र की संरक्षिका बनकर अपना शासनकार आरंभ कर दिया। फिर बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध का लाभ उठाकर, अब जब महारानी लक्ष्मीबाई ने जब एक बालक को गोद में लिया तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि गोद निषेध का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब इससे लॉर्ड डलहौजी को एक मौका मिल गया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को कौन सा मौका मिला, उनको ये मौका मिला कि जो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने एक लड़के को, मतलब लड़का नहीं, छोटा सा बच्चा था, ठीक है, छोटे से बच्चे को दामोदर राव उसका नाम था, तो उसको गोद में ले लिया। तो इससे लॉर्ड डलहौजी ने उसका फायदा उठाकर क्या किया कि गोद निषेध का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इससे जो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी इससे वो असंतुष्ट थी, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने गोद निषेध का प्रयोग करके उन्होंने झांसी का जो साम्राज्य था उसको क्यों मिला लिया, है ना।
उसको ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों मिला ली। इससे उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो महारानी लक्ष्मीबाई इससे असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया और 1858 में ग्वालियर के बाहर, ठीक है, ग्वालियर की बात है, 1858 में ग्वालियर के बाद लड़ाई करते हुए भी वीर गति को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न को पहले 2 से 3 बार पढ़ लेना, तब आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, या फिर इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सरल भाषा में लिखा है। अगर आप लोग अपनी किताब से याद करेंगे तो बहुत ही कठिन भाषा में आपके किताब में लिखा है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे जो बेगम हजरत महल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेगम हजरत महल के बारे में बात करेंगे। ये जो है ये किन्हीं 2 का परिचय पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम किन्हीं 3 का परिचय लिखाएंगे, ठीक है। देखिए बेगम हजरत महल जो थी किनकी पत्नी थी, तो बेगम हजरत महल जो थी ये नवाब वाजिद अली की पत्नी थी। तो बेगम हजरत महल जो थी ये नवाब वाजिद अली की पत्नी थी। इस तरह से आप लोग याद कर लेना और आगे बात करते हैं। अब बेगम हजरत महल जो थी कैसी थी, ये साहसी धैर्यवान महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। अब बेगम हजरत महल जो थी ये नवाब वाजिद अली की पत्नी थी, और ये पत्नी जो इनकी थी, जो बेगम हजरत महल जो थी ये कैसी थी, ये साहसी धैर्यवान महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के लिए ये लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में सफल रहीं। अब देखिए इन्होंने बेगम हजरत महल ने एक अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ समय के लिए ये लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र करा दिया, कराने में सफल रहीं। बाद में क्या हुआ कि जनरल कैंपबेल जो थे, जनरल कैंपबेल नाम याद रखेंगे, जनरल कैंपबेल की सेनाओं ने 31 मार्च 1858 को लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब बात करते हैं रानी अवंतीबाई, और रानी अवंती के बारे में बात करते हैं कि रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से लड़ाई करने के लिए एक सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया। ये देखिए एक महिला थी जिन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुरी तरीके से अंग्रेजों को हराया। बाद में अंग्रेजों की संगठित सेना से लड़ते हुए ये वीरतापूर्वक वीरगति प्राप्त कर गई, इसीलिए इनकी मृत्यु भी हो गई। तो चलिए स्टूडेंट, ये आपका पहला जो प्रश्न था पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। पहला प्रश्न आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम स्क्रीन पर लाते अपना दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न अब आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके पेपर में हो सकता है कि 4 में से स्टूडेंट आपके पेपर में सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए भारतीय मिट्टी के संरक्षण हेतु 4 सुझाव दीजिए। भारतीय मिट्टी के संरक्षण हेतु 4 सुझाव देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय मिट्टी के संरक्षण हेतु 4 सुझाव देने, कोई 4 सुझाव देने। तो देखिए भारत में विभिन्न प्रकार के उपजाऊ मिट्टी में फसलें पैदा की जाती हैं और मृदा संरक्षण निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। तो मृदा संरक्षण जो निम्न तरीकों से करते हैं। मृदा संरक्षण का देखिए अब बात करते हैं। मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि मिट्टी को एक जगह पर स्थिर रखना, मिट्टी को बहने से रोकना, है ना, इसी को समझते हैं, इसी को कहते हैं मृदा संरक्षण। भारतीय मिट्टी के संरक्षण हेतु 4 उपाय बताने। तो पहला उपाय है बांध बनाकर। देखिए नदियों और नालों पर बांध बनाने से पानी का फालतू बहाव कम हो जाता है, इससे मृदा अपरदन कम रुक जाता है। तो मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है, इसी को कहते हैं मृदा संरक्षण। मतलब कि जो पानी जो आपका खेत है, जैसा मान लीजिए आपका खेत है, खेत से अगर हम ऊपरी परत को हटा दें, तो आपकी जो फसल है बहुत कम होगी, है ना। और वही जो ऊपरी जो परत होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और ऊपरी परत में सबसे ज्यादा आप लोगों की फसल पैदा होती है ना। तो अब देखिए बांध बनाकर नदियों और नालों पर बांध बनाने से पानी का फालतू बहाव कम हो जाता है, इससे मृदा अपरदन रुक जाता है। फिर बात करते हैं नंबर 2 है आपका वृक्षारोपण। अब बात करते हैं वृक्षारोपण के बारे में। तो पेड़ पौधों की जड़ें मृदा की जड़ों को आपस में जकड़े रखती हैं। अब पेड़ पौधों की जो जड़ें जो होती हैं वो क्या करते हैं कि मृदा की जड़ों को आपस में जकड़े रखती हैं। मृदा संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाने चाहिए मृदा संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं, अब हेडिंग डालेंगे तीसरी हेडिंग डालेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीढ़ीदार खेत बनाकर। तो पर्वतीय प्रदेशों में ऐसा अक्सर होता है, वहां पर क्या करते हैं लोग कि सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मृदा संरक्षण करते हैं या फिर किया जाता है।
अब बात करते हैं पशु चराई रोककर। पशु चरते समय मृदा का अपरदन करते हैं। मृदा संरक्षण के लिए कृषि योग्य भूमि में पशुओं की चराई पर पूर्ण रूप से रोक लगाना चाहिए। तो पशुओं की चराई पर पूर्ण रूप से रोक लगाना चाहिए। तो फाइनली आपका जो ये जो सेकंड जो प्रश्न है, फाइनली जो आपका सेकंड प्रश्न है, इस प्रश्न का मैंने उत्तर लिखा दिया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। ये दोनों प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाऊंगा और चारों में से चारों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पहले कह दिया था कि आप लोग एक कॉपी को खरीद लीजिए और उस कॉपी में सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए। अभी से खरीद लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, तो अभी से ही एक कॉपी खरीद लेना। आज से ही मेरे सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना कि 1929 की महामंदी का प्रभाव। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि 1929 की महामंदी का प्रभाव, 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, ठीक है। अब ये प्रश्न जब अपनी किताब में देखेंगे तो बहुत उसमें कठिन रूप से लिखा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस प्रश्न को मैंने अपनी भाषा में लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अब देखिए बात करते हैं कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को तेजी से प्रभावित किया। जितने भी व्यापारी जो थे वो जो अपना व्यापार जो कर रहे थे, तो उस व्यापार को तेजी से प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया? 1929 की जो महामंदी जो प्रारंभ हुई थी उसने क्या किया, उन्होंने भारतीय व्यापार को तेजी से प्रभावित किया। अब बात करते हैं और आगे कि 1928 से 1934 के बीच, अब 1928 और 1934 के बीच की बात है। उस समय क्या हुआ था कि देश के आयात, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु हम यहाँ से कोई देश में ले जाते हैं और कोई वस्तु को अगर हम देश से यहाँ ले आते हैं, है ना, आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे। अब कोई वस्तु जो है उसका आयात भी नहीं हो रहा था, उसका निर्यात भी नहीं हो रहा था। जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर यहाँ से देश नहीं जा रहा था, कोई विदेश ले जाना मुझे टमाटर, तो टमाटर विदेश उस टाइम नहीं जा रहा था और वहां से कोई चीज भारत में नहीं आ रही थी। तो क्या हो रहा था कि ये चीजें घट रही थी, मतलब कि आयात निर्यात जो थी ये कम हो रहे थे, घट रहे थे, घटकर आधे रह गए थे। और फिर आगे बात करते हैं कि उस समय क्या हुआ। 1928 जब 1929 की जब महामंदी प्रारंभ हुई तो उस टाइम क्या हुआ कि स्टूडेंट 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी वो 50% गिर गई। अब उसमें क्या हुआ कि जो गेहूं की जो कीमत है, कीमत भी गिर गई उसमें, ठीक है स्टूडेंट। जब महामंदी प्रारंभ हुई, महामंदी के प्रारंभ होते समय जो गेहूं की जो कीमत 50% गिर गई। तो इससे क्या हुआ, देखिए बात करते हैं कि महामंदी से शहरी निवासियों को कम लेकिन किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। अब शहरी किसानों को कम नुकसान हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास स्टूडेंट बहुत सारा रुपए होगा, वो अपनी जॉब करते हैं, ठीक है, उनकी आय भी अच्छी है, ठीक है, तो इसलिए उनकी जो दशा थी वो थोड़ा सही रही। लेकिन किसानों का जो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि वो अपनी खेती पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए जब उनकी जो फसल बिकेगी तभी उनको पैसा मिलेगा। तो इससे उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था, है ना, उनकी ना कोई फसल बेच रही थी और ठीक है। तो महामंदी से शहरी निवासियों को कम लेकिन किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। फिर और आगे बात करते हैं कि महामंदी से कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरी। कृषि उत्पाद जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, तो इनके जो उत्पाद हैं, ठीक है, इनकी कीमत जो है तेजी से नीचे डाउन हो गई, गिर गई नीचे, है ना। लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं सोने का निर्यात करने लगा। जो कीमती धातुएं जो थी उनका भारत निर्यात करने लगा। लेकिन 1929 में मंदी अपनी चरम पर थी। 1929 में मंदी जो थी अपनी चरम पर थी और भारत में ग्रामीण असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। जितनी भी भारत के जो किसान जो थे वो असंतोष थे और उथल पुथल जीवन से गुजर रहे थे। यही मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। जो शहर के जो लोग थे उनके लिए मंदी मतलब उनके लिए दुखदायी नहीं रही क्योंकि उनके पास पैसा था ज्यादा। अब देखिए कीमतें गिरती जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की कीमत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। तो फाइनली ये तीसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में।
प्रश्न नंबर 4 को स्क्रीन पर लाते हैं। प्रश्न नंबर 4 को पहले आप लोग नोट करिए सही से और इसको पढ़िए। देखिए बात करते हैं कि भूमि की ऊपरी परत, जो भूमि, मान लीजिए ये भूमि है, ये देखिए भूमि है, ये एक भूमि है। अगर हम इसकी ऊपरी परत को हटा दें, इतनी अगर हम इसकी ऊपरी परत को हटा दें तो इसी को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब भूमि की ऊपरी परत हट जाने के कारण, देखिए भूमि की ऊपरी परत की हट जाने की प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब और आगे बात कर लेते हैं कि देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण, मृदा अपरदन किन किन के कारण होता है। तो मृदा अपरदन जो होता है वो तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवने। पवने का मतलब है कि पवनों का मतलब होता है हवा। अगर हवा चल रही है, अगर पानी अगर तेज बह रहा है, पानी अगर तेज बह रहा है और तेज अगर पवने चल रही हैं तो उससे क्या होता है कि उससे मृदा अपरदन ज्यादा। तो फाइनली आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि जब तेज पवनें चलती हैं, तेज पानी बहता है तो उससे मृदा अपरदन ज्यादा होता है ना। अब बात करते हैं, देखिए ये दोनों इन दोनों में से किसकी बात हो रही है, जो पानी और जो हवा होती है। पानी और हवा से ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर, जो हवा जो है और जो पानी जो ये क्या करती है कि ऊपरी परत, मिट्टी की जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है इसको अपने साथ बहाकर ले जाती है और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देती है। जब ऊपर की जब इम्पोर्टेंट जो उपजाऊ जो ऊपर की जो मृदा जो होती है वो जब हट जाती है तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट उपजाऊ जो होती है वो कम हो जाती है। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कुछ मानवीय कारक जो होते हैं वो भी उससे भी मृदा अपरदन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन से उपजाऊपन में बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अब इसको समझाते हैं। फिर आप खेती में कोई भी फसल नहीं कर सकते, आपकी जो खेत है बिल्कुल पूर्ण रूप से बेकार हो जाएगा। फिर आप खेत में कोई भी फसल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लोगों ने क्या किया कि वहां से आप लोगों ने मिट्टी निकाल ली, पूरी जितनी भी मिट्टी थी आप लोगों ने सारी मिट्टी निकाल ली। और या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोगों ने खेत में अगर रोड़ी, बजरी, संगमरमर अगर आप लोगों ने खेत में डाल दिया है तो उससे भी यहाँ पर फसल नहीं होगी। ठीक है, तो उससे भी फसल नहीं होगी, क्योंकि संगमरमर पर आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते, बजरी पर आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते, रोड़ी पर भी कोई फसल नहीं उगा सकते। तो इस तरह से देखिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को जब आप लोग गहरे गड्ढों में जब आप लोग परिवर्तित कर देते हैं तो वहां से क्या होता है कि वहां से मृदा अपरदन से वहां पर उपजाऊ पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट बताइए आज की क्लास कैसी लगी और मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है, तो जब तक आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।